Hello everyone, welcome to current batch for board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 5. The name of this chapter is Security in Contemporary World, and this is the chapter 5 of class 12 Political Science. इस चैप्टर में इस वीडियो में हम आज इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जिसके आने के चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और CUET 2025 में, सबको हम देखने वाले हैं। और इसमें मैंने इंक्लूड किया है आपके PYQs को भी। तो आप वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी है आपके लिए। आपका 2 मिनट लूँगा शुरू में, फिर आप लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज ऋषभ एंड आई एम अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। साथ में मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, ये प्यारी सी नॉलेज भी देता हूँ। तो आप इसको पढ़िए। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये एक सीरीज का है, जो करंट बैच की सीरीज है हमारी, उस सीरीज का ये वीडियो होने वाला है। इस सीरीज में हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े रहते हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है, 90% से ज़्यादा स्कोर करते हैं, तो हम आपकी फ़ोटो का इस हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे और आप हमारे अचीवर्स बनेंगे। तो अपने पेरेंट्स को भी प्राउड कराइए और हमें भी प्राउड कराइए कि आप हमसे जुड़ के अपना 90% स्कोर करते हैं। साथ में आप अपना हार्ड एफर्ट भी डालिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पड़े हुए हैं। बोर्ड्स के भी PYQs पड़े हुए हैं और CUET के भी PYQs पड़े हुए हैं। जाके सबको देखिए, एनालाइज करिए और अपने बोर्ड्स में अच्छा एग्जाम परफॉर्म कीजिए। आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारे ह्यूमैनिटीज विद ऋषभ ये इंस्टाग्राम का हैंडल है। यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें सजेशन भी कुछ अगर देना हो, उससे हमें भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो आप जाके कोई भी प्यार सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। थोड़ा सा इससे पहले हम ओवरव्यू ले लेंगे पूरे चैप्टर का, ताकि एक ही स्लाइड में ये जो पूरा फ्लो चार्ट बनाया है इसी स्लाइड में पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट बचेगा उसको हम देखते रहेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे टॉपिक से हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी को हम समझते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है? तो सिक्योरिटी होती है, ये एक ब्रॉडर टर्म है ना। ये सिक्योरिटी को कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी के अगर एक डेफिनेशन बताएं तो सिक्योरिटी मीन्स होता है, वेट मैं इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। आप वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। अगर आपको किसी से खतरा नहीं होता, उसी को क्या बोलते हैं? हम सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी को हम अगर नेशनल मतलब देश के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिक्योरिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली होती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, और दूसरी होती है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। हम इन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है, इन दिस नोशन द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द कंट्री इज इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो कंट्री को सबसे बड़ा जो थ्रेट है ना, वो मिलिट्री के फॉर्म में है, कि कोई बाहर की कंट्री, कोई फॉरेनर कंट्री हमारे कंट्री को मिलिट्री अटैक ना कर दे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल थ्रेट में क्या आ गया? मिलिट्री थ्रेट सबसे बड़ा थ्रेट होता है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में देखें तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में होता है, नोशन ऑफ सिक्योरिटी गो बियॉन्ड द थ्रेट टू इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट एंड अफेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है, मिलिट्री थ्रेट नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसे थ्रेट है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वायरस फैल गया जो कि पूरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे ही खतरा बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। ये भी तो थ्रेट ही है ना, एक सिक्योरिटी इसके लिए भी होनी चाहिए। तो इसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो कि मिलिट्री से थ्रेट होता है, और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में और सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कोई बीमारी फैल गई, कोई और चीज़ आ गई, कोई जैसे कोई भूकंप आ गया या अर्थक्वेक आ गया, ये सब कोई अगर चीज़ें होती हैं तो इसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अब हमारे जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में जैसे एक देश है, ठीक है, एक देश है, इसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री का खतरा होता है। ठीक है,
तो मिलिट्री का खतरा एक एक्सटर्नल फॉर्म में होता है और एक इंटरनल में होता है, ठीक है। तो मिलिट्री का खतरा एक्सटर्नल में देखेंगे तो हम कोई बाहर का देश अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो इसको हम एक्सटर्नल में इंक्लूड करेंगे। और इंटरनल में जैसे हमारे कंट्री में कोई कम्युनल राइट्स हो गया, ठीक है, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिविल वॉर हो गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया, जैसे खालिस्तान का मूवमेंट हमारे यहाँ चलता है, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की लोग बात करते हैं, साउथ को अलग करने की बात करते हैं, तो इसको सेपरेटिस्ट मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं, एक्सटर्नल में देखते हैं हम, ठीक है। एक्सटर्नल में जैसे मैंने बताया मिलिट्री थ्रेट हो गया, ठीक है, मिलिट्री थ्रेट हो गया। दूसरा क्या होता है, चॉइस अगेंस्ट थ्रेट। अगर मान लो आपके देश के ऊपर कोई मिलिट्री थ्रेट है बाहर की कंट्री से, तो आपके पास उसके लिए क्या क्या चॉइसेस होंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन होता है टू सरेंडर, आप सरेंडर कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है टू प्रिवेंट, आप बचाव करो, ठीक है। बचाव मीन्स, टू प्रिवेंट का मतलब होता है वॉर होने से आप बचाव करो, ठीक है, वॉर होने से बचाव करो। जब तक वॉर अभी हुआ नहीं है आप बचाव कर रहे हो कि वॉर कैसे भी टल जाए, ठीक है। टू डिफेंड, अगर वॉर हो गया तो हमें डिफेंड करना है। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें होती है बैलेंस ऑफ पावर, और चौथी होती है ये अलायंस बिल्डिंग, ठीक है। इन्हीं तीनों चीज़ों चारों चीज़ों को, जैसे मिलिट्री थ्रेट, चॉइस अगेंस्ट थ्रेट, बैलेंस ऑफ पावर एंड कंपोनेंट बिल्डिंग, इन्हीं तीनों चारों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। समझ आई बात। एक एक करके हम इसमें देख लेते हैं, एक एक करके इनको समझ लेते हैं हम। जैसे मिलिट्री थ्रेट में क्या होता है, मिलिट्री थ्रेट में जो आपकी कंट्री को जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है ना, वो किसी फॉरेन कंट्री के मिलिट्री से होता है, ठीक है। मिलिट्री क्या करती है, आपकी जो कोर वैल्यूज़ है ना, मतलब आपकी कंट्री के जो कोर वैल्यूज़ होंगे, यूनिटी होगी, इंडिपेंडेंस होगी, उसको टारगेट करेगी। और जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन्स हैं वो ईजी टारगेट बन जाते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर आपके ऊपर अटैक हो गया तो आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं। तो चॉइस में पहला आता है टू सरेंडर, ठीक है। दूसरा आता है टू प्रिवेंट, या तीसरा आता है टू डिफेंड। अब सरेंडर क्या होता है, सरेंडर का मतलब होता है कि आप जब वॉर हो रहा है, आप वॉर कर रहे हो, अब बीच में आपको लगता है कि अब वॉर नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं जीत पाओगे, तो आप सरेंडर कर देते हो और उनकी सारी कंडीशन आप मान लेते हो। तो इसका मतलब होता है सरेंडर कर दिया आपने। टू प्रिवेंट का मतलब होता है कि आप अभी वॉर हुआ नहीं है, मतलब वॉर हुआ नहीं है, अगर वॉर स्टार्ट होता है तो आप एक कंडीशन रखते हो कि मैं अपने वॉर को इतना हाई पे ले जाऊँगा ना, इतना आपसे वॉर करूँगा ना, मैं जीतूंगा ना आप जीतोगे, हम वॉर की कॉस्ट को बहुत हाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पे यूक्रेन और रसिया वॉर का है, ठीक है। यूक्रेन की कोई औकात नहीं है कि वो रसिया से जीत पाए, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, खुद को बचा रहा है, ठीक है, खुद को बचा रहा है। और क्या कर रहा है, जो वॉर की कॉस्ट है ना वो बढ़ाते जा रहा है, यानी रसिया के बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, रसिया ने अटैक किया था तो रसिया के बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, टू प्रिवेंट कर रहा है ये, ठीक है। टू डिफेंड का भी मतलब यही होता है कि अगर आप वॉर हो गई तो आप अपने खुद को डिफेंड कर रहे हो, अटैक नहीं कर रहे हो दूसरे पे, आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का मैं मतलब समझाऊँ तो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कोई बहुत छोटे छोटे देश हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा देश है, तो ये क्या करेंगे, जो छोटे छोटे वाले देश होते हैं ना, ये जो बड़े वाले देश है, बड़ा वाला देश है, इससे अपने पावर को बैलेंस करके रखते हैं, ताकि जो बड़ा वाला देश है ना, ये कभी नाराज ना हो पाए, ठीक है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूँ तो इंडिया के नीचे आप देखोगे श्रीलंका है, फिर मालदीव है, फिर बगल में बांग्लादेश है। ये लोग बोलते हैं कि हम अटैक कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करने की कोई औकात नहीं इनकी, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो यहाँ के जो लोग हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि हम अटैक कर देंगे, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है ये बहुत समझदार है, ये अपने जो रिलेशन होती है दूसरे बड़े देश के साथ वो हमेशा बैलेंस करके रखती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। चौथा है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप कुछ एक कोलेशन कर रहे हो, ठीक है। कोलेशन गवर्नमेंट का मतलब, कोलेशन गवर्नमेंट आई थिंक आप समझते होगे। कोलेशन का क्या मतलब होता है, कई देश मिलके एक पूरा वो बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और जो भी इनके उस एक के ऊपर थ्रेट आता है ना, तो ये चारों मिलके इसकी हेल्प करते हैं। जैसे नाटो है, NATO, ठीक है, जिसको अमेरिका लीड करता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो 30-32 देश हैं, 32 देश हैं जो हैं इसमें, वो क्या करते हैं, अगर एक पे कोई हमला करता है तो वो 32 के 32 देश आके इस पर हमला करते हैं, ठीक है। तो अलायंस बिल्डिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको पूरा बताना होगा कि करेक्ट आंसर क्या है, या फिर आप खुद मन में सोच लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ इस्लामिक मिलिटेंट लीड बाय अल कायदा लॉन्च्ड टेररिस्ट अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट ऑन।
जो एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप था अलकायदा जिसको लीड करता था, उसने यूनाइटेड स्टेट्स पे टेररिस्ट अटैक कब किया था, ये बताना है आपको। तो टेररिस्ट अटैक इसने किया था 9 नवंबर 2002 को, ठीक है। अब इसकी मैं कहानी क्या बताता हूँ। जो अफ़गानिस्तान है ना, अफ़गानिस्तान जो है ये बहुत टाइम से एक वॉर जोन था यूएसएसआर के बीच और वर्सेस यूएस के बीच, ठीक है। तो यूएसएसआर क्या करता है, इसमें यहाँ पे अफ़गानिस्तान में 1979 में वॉर अटैक कर देता है, ठीक है। इसको देखते हुए यूएस क्या करता है, यूएस ना यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप खड़ा करता है, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप खड़ा करता है अलकायदा नाम से, ठीक है। अलकायदा को बनाया किसने था, यूएस ने बनाया था, ताकि यूएसएसआर को अफगानिस्तान में हरा सके यूएस, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था। लेकिन एंड में क्या होता है, जब यूएसएसआर यहाँ से चला जाता है तो जो अलकायदा होता है ना, यहाँ की जो यहाँ का जो लीडर होता है, उसका नाम आप बताओगे, मैं नाम बोल रहा हूँ सॉरी उसके लिए, वही यहाँ पे 9/11 का अटैक करा देता है, ठीक है। सॉरी 9/11 बोल रहा हूँ, 9 जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करा देता है यूएस में, जहाँ की 2 बिल्डिंग्स में जाके प्लेन मार देते हैं, ठीक है। ये है यहाँ की पूरी कहानी, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे बता रहा है, इन रिस्पॉन्स टू थ्रेट ऑफ वॉर हाउ मैनी चॉइसेस डज अ गवर्नमेंट हैव। इन द रिस्पॉन्स टू थ्रेट ऑफ वॉर, अगर वॉर होता है तो आपकी गवर्नमेंट के पास कितने ऑप्शन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बताना है, चॉइस टू सरेंडर, बिल्कुल सही बात, ये भी ऑप्शन होता है। चॉइस टू प्रिवेंट ही अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाई प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सपेक्टेबल लेवल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है, ठीक है। चॉइस टू डिफेंड, ये भी होता है। यानी ये चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, ये चारों ऑप्शन सही हैं, हमारे पास तीनों ऑप्शन होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी कंसर्न्ड विथ प्रिवेंटिंग वॉर इज कॉल्ड। अब जो हम वॉर को जो प्रिवेंट कर रहे हैं और जो कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेटरेंस, ठीक है, डेटरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। याद रखना आप इसको, ये क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी पॉलिसी जो कंसर्न विथ प्रिवेंटिंग वॉर, जो हम वॉर को प्रिवेंट करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, वो नाम होता है डेटरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अलायंस बिल्डिंग इज अ कोलिशन ऑफ। अलायंस बिल्डिंग जो हमने अभी देखा वो इज अ कोलिशन, वो किस चीज़ का कोलिशन है, स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक, ठीक है। आर्मी ट्रूप्स दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। ऑप्शन सी, पॉलिटिकल पार्टी दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। ऑल ऑफ द अबव। इसमें से आपको बताना कि करेक्ट अलायंस बिल्डिंग किसका कोलिशन है, स्टेट का है, ठीक है, स्टेट का है, आर्मी का है या पॉलिटिकल पार्टी का है, आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो जो अलायंस बिल्डिंग होता है ना, अलायंस बिल्डिंग इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट, ठीक है। जो स्टेट का मतलब होता है जो उस टाइम पे देश की गवर्नमेंट होती है ना। अगर हम इंटरनेशनल टर्म में बात करें, इंटरनेशनल टर्म में हर देश को ना स्टेट बोला जाता है। जैसे इंडिया को स्टेट बोलेंगे, अमेरिका को स्टेट बोलेंगे, रसिया को स्टेट बोलेंगे, ठीक है। इसी अगर इंटरनेशनल टर्म में हम बात करते हैं तो हर देश को स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेट के साथ कोलेशन होता है, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, यानी जो यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट है, एक दूसरे के साथ कोलेशन करते हैं और जो आने वाले अटैक होते हैं उनसे बचने के लिए अलायंस को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो स्टेट कोलेशन होता है दैट देयर एक्शन टू डेटर डिफेंस अगेंस्ट मिलिट्री अटैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अलायंस बिल्डिंग। इसमें से कौन सा ऑप्शन अलायंस बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, एन अलायंस बिल्डिंग इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक, ठीक है। कोलिजन ऑफ अटैक होता है, कोलिजन ऑफ स्टेट होता है, सॉरी, ठीक है। मोस्ट अलायंस आर फॉर्मलाइज्ड इन रिटन ट्रीटीज, बिल्कुल सही बात है। जो मोस्ट अलायंस होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई भी स्टेट मुकरना चाहे बाद में तो उसको दिखा दिया जाए कि हाँ आपने साइन किया था इस डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, कंट्रीज फॉर्म अलायंस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर रिलेटेड टू अनदर कंट्री और अलायंस, बिल्कुल सही बात है ये भी, ठीक है।
कंट्री क्यों अलायंस बनाती हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो पावर है, इफेक्टिव पावर है, वो और कंट्री और अलायंस के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है, इसीलिए अलायंस बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं। अलायंस आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज। बिल्कुल सही बात है, जो अलायंस बिल्डिंग होती है वो किसी नेशन के इंटरेस्ट को देख के बनाई जाती है। अगर नेशन का इंटरेस्ट और कुछ बदल गया एंड में, तो वो जो अलायंस है वो भी बदल जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको इनमें से करेक्ट बताना है, ठीक है। फ्रांस वे आर फाइटिंग इन वियतनाम इन 1950। बिल्कुल सही बात है, फ्रांस फाइट कर रहा था वियतनाम में, ठीक है। ब्रिटिश वे आर फाइटिंग इन केन्या इन 1950s एंड अर्ली 60s। ये भी सही बात है, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशन, ठीक है। अभी तक हमने किसका पढ़ा था? जो हमारा ट्रेडिशनल नोशन का कॉन्सेप्ट कंपोनेंट था, उसको हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा मिलिट्री थ्रेट, चॉइस अगेंस्ट थ्रेट, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग। अब हम देखते हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है ना, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें नॉन ट्रेडिशनल नोशन के कंपोनेंट होते हैं, एक ह्यूमन सिक्योरिटी और एक ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशन? तो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी भी होती है और बोथ ग्लोबल सिक्योरिटी भी होती है। तो इनको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब होता है इट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लोगों की सुरक्षा को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, ना कि स्टेट की सुरक्षा को। अगर कोई स्टेट सुरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग भी सुरक्षित हों। जैसे इंडिया में जितने लोग बाहर के देशों के वॉर से नहीं मरे, उतने लोग देश के जो पॉलिटिकल या फिर जो भी इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसकी वजह से मर जाते हैं। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं कि उनके पास कितने किसान सुसाइड कर लेते हैं कि उनके जो फसल उनकी कीमतें नहीं मिली। तो इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि अगर आपका देश सुरक्षित है, बॉर्डर मतलब सुरक्षित है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग भी सुरक्षित हों। वहाँ के लोग कब सुरक्षित होंगे? जब उनके जो सारी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। तो ठीक है, इसका ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमंस रेदर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। और ग्लोबल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? ग्लोबल सिक्योरिटी का आइडिया 1990s के अराउंड पे इवॉल्व हुआ था, जिसमें हम जो ग्लोबल यानी जो पूरे दुनिया को थ्रेट है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है, उनको लेके हम उनको लेके यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब मैंने समझा दिया, ह्यूमन सिक्योरिटी का भी मतलब समझा दिया, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब यही सिंपल सा होता है कि इट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। सिक्योर स्टेट डज नॉट मीन द सिक्योर पीपल। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन अटैक्स में नेसेसरी बट इट नॉट सफिशिएंट। अब अगर हम पिछले 100 साल की बात करें तो 100 साल में जितने लोग बाहर के फॉरेन अटैक से नहीं मरे हैं, उतने लोग हमारे देश की गवर्नमेंट की वजह से मर चुके हैं, ठीक है। या फिर कोई रैली होती है, दंगे होते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है, उसमें कितने लोग मर जाते हैं। तो ये भी होता है, ठीक है। ये भी सिक्योरिटी का मैटर है, ठीक है। चूज द वेट, ये क्या हाईलाइटर, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डिफाइन डिसर्मामेंट को इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिफाइन करता है, ठीक है। ऑप्शन ए टू शेयर योर मिलिट्री प्लान्स एंड इंटेंशन, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, ऑप्शन सी टू गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। आप बताओ इसका ऑप्शन करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन, ठीक है। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ ऐसे हथियार हैं जो आपके पास नहीं होने चाहिए, ठीक है। टू गिव अप सर्टेन काइंड ऑफ वेपन, ठीक है। ये किसके बीच हुआ था? वेट, अगर इसके
बाद में अगर, हाँ चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ टाइप के हथियार आप अपने पास नहीं रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल BWC, CWC यानी बायोलॉजिकल वेपन एंड केमिकल वेपन। केमिकल WEAPON, ठीक है। ऐसे हथियार जो कि पूरे मानवता पे खतरा बन जाए, ऐसे हथियार आपके पास नहीं रखने, ठीक है। ये ट्रीटी किसकी भी साइन हुई थी, चलो मैं अभी आगे समझाता हूँ इसको। देखो, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन वॉज साइंड इन, ठीक है। बायोलॉजिकल, जैसा कि हमने बताया कि डिसआर्मामेंट में ये होता है कि कुछ जो कंट्रीज़ हैं उनको एक पर्टिकुलर तरह का हथियार अपने पास नहीं रखना होता है, क्योंकि वो हथियार पूरी मानवता के लिए खतरा होता है। जैसे बायोलॉजिकल वेपन हो गया, ठीक है। तो उसको लेके US और USSR ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेपन कॉन्वेकेशन। ये कब साइन हुई थी? ये साइन की गई थी 1972 में, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि ना US ना USSR कोई भी बायोलॉजिकल वेपन नहीं रखेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे कोविड वायरस फैला, इसी तरह कोई अगर और देश ऐसे ही फैला देगा कोई वायरस और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देगा तो क्या होगा? पूरे ह्यूमैनिटी पे खतरा आ जाएगा। तो इसी तरह बायोलॉजिकल वेपन, इन दोनों ने ट्रीटी साइन की जिसको हम बायोलॉजिकल वेपन कन्वोकेशन बोलते हैं। इसमें ये डिसाइड हुआ कि ये लोग और कोई हथियार नहीं रखेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे साइन हुआ था, उसको बोलते हैं CWC, केमिकल वेपन कन्वोकेशन, जो साइन हुआ था 1992 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो पॉइजनस वेपन होते हैं ना, पॉइजनस वेपन जैसे कुछ हार्मफुल केमिकल हो गए जिसमें इंसान का दम घुट के मौत हो जाती है, ऐसे वेपन को बनाने से ही, प्रोडक्शन करने से ही मना कर दिया गया था US और USSR को, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैं बात एक बताना भूल गया, देखो जो ये डिसआर्मामेंट है ना, डिसआर्मामेंट अभी कहाँ था, वेट, जो डिसआर्मामेंट है, ठीक है, ये डिसआर्मामेंट हो गया पहला, ठीक है। दूसरा हो गया आर्म्स कंट्रोल हो गया, और तीसरा हो गया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन के काम में आती हैं। डिसआर्मामेंट, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है? मिलिट्री थ्रेट होती है, ठीक है। ट्रेडिशनल से याद करना मिलिट्री, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या होता है? मिलिट्री थ्रेट होता है। तो डिसआर्मामेंट क्या करेगा? डिसआर्मामेंट 2 देशों को मना कर देगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का हथियार नहीं रखना, ठीक है। दूसरा क्या होगा? आर्म्स कंट्रोल में कुछ ऐसी ट्रीटीज़ हैं जिसकी वजह से आप ना कोई न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकते हो, ना कोई ऐसा, अपने जो हथियार हैं बहुत हैवी हथियार हैं उनको कम करना पड़ता है, तो आर्म्स कंट्रोल हो गया। तीसरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये होता है कि आपको अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, आपको सब कुछ अपने राइवल को समझाना पड़ता है कि और उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है कि आप उसके ऊपर कोई सरप्राइज अटैक नहीं प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो वही अभी देखो यहाँ पे जो SALT है, SALT 2, ये आर्म्स कंट्रोल का एक एक्ट है, ठीक है। आर्म्स कंट्रोल का एक एक्ट है। आर्म्स कंट्रोल में क्या होता है? आर्म्स कंट्रोल में एक लॉ है जो रेगुलेट करता है एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में साइन की गई थी, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया गया? US और USSR को बैलिस्टिक मिसाइल यूज करने से रोका गया, ठीक है। SALT 2 जो है ये क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, है, ठीक है। इसी तरह एक स्टार्ट है START, इसको क्या START, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक आर्म्स
REDUCTI स्टडी काम रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। और एक आता है NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। ये किस लिए होता है? टू रेगुलेट न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। एनपीटी किस लिए साइन किया गया था? ये साइन कब हुआ था? 1968 में। 1968 में साइन किया गया था, जिसके थ्रू रेगुलेट किया गया न्यूक्लियर वेपन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इनकरेक्ट है? पहला, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज द प्रोसेस इन विच विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल। बिल्कुल सही बात है। दे टेल ईच अदर अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशन एंड गिव एंड अप टू अ पॉइंट देयर मिलिट्री प्लान्स। बिल्कुल सही बात है। दिस इज द वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट दे आर नॉट प्लानिंग अ सरप्राइज अटैक। ये भी सही बात है। दे ऑल्सो टेल ईच अदर अबाउट द काइंड ऑफ फोर्स दे पोजेस एंड दे मे शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन वेयर दोज फोर्सेज वेर डिप्लॉयड। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये सब चीज़ें हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में करते हैं ताकि जो हमारा राइवल है, यानी जो हमारा फॉरेन कंट्री है, उसको ऐसा लगे कि हम उसके ऊपर कोई फॉरेन अटैक नहीं करने वाले हैं और वो भी हमारे साथ ये सब चीज़ें शेयर करेगा, ठीक है। ऑल आर करेक्ट। और हम 12 की बात करें तो 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल वायलेशन दैट टारगेट सिविलियन डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पॉलिटिकल वायलेंस को बताता है, जो सिविलियंस को टारगेट करता है, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी सिविलियन हो, रिच हो, पुअर हो, सबको टारगेट करता है पॉलिटिकल वायलेंस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेररिज्म बोलते हैं, ठीक है। टेररिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है टेररिज्म हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, माइग्रेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ एपिडेमिक हो गया, और एक ह्यूमन राइट। ये जो पांचों चीजें हैं ना, ये क्या है? एक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट है। आज के टाइम पे बहुत रेयरली ऐसे चांसेस हैं कि कोई कंट्री किसी पे वॉर डिक्लेयर करेगी, मिलिट्री अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि सब कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में लगी हैं, अपने लोगों को अच्छे कंडीशन प्रोवाइड करने में लगी हैं। तो अब तो मिलिट्री कंडीशन ख़त्म है, मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो तो ख़त्म है, लेकिन इस टाइम पे और बहुत सारे न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट पैदा हो गए हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, माइग्रेशन हो गया, हेल्थ एपिडेमिक हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। तो टेररिज्म में क्या होता है? टेररिज्म एक पॉलिटिकल वायलेंस होता है जो टारगेट करता है सिविलियंस को सिर्फ, ठीक है। ये क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ अनहैप्पीनेस ऑफ पब्लिक एज अ वेपन, ठीक है, टू टारगेट नेशनल गवर्नमेंट। ये अगर कुछ लोग दुखी है ना गवर्नमेंट से, तो ये उन लोगों के थ्रू टारगेट करने लगते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? जैसे लोग हाईजैक कर देते हैं कई चीज़ें, बस या फिर ट्रेन, जो भी हाईजैक करना होता है, या फिर बॉम्ब, ये जो सुसाइड बॉम्बर होते हैं वो इसमें रहते हैं, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, जैसे ग्लोबल पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो पूरी जो बहुत सारी पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वो एक पॉवर्टी के नीचे रहती है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है। माइग्रेशन की बात करें, तो जैसा आपको भी पता होगा कि लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके चले जाते हैं। कोई प्रॉपर वीज़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता, माइग्रेट करके चले जाते हैं। अभी एक वो भी आई थी, एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की, डंकी के नाम से। तो डंकी रूट फॉलो करके लोग इंडिया से पहले मैक्सिको जाते हैं, फिर मैक्सिको से डंकी रूट फॉलो करके अमेरिका जाते हैं कि हमें वहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी। और आप यकीन नहीं करोगे, उस रूट को फॉलो करने में, इंडिया से मैक्सिको जाना, फिर मैक्सिको से डंकी रूट फॉलो करके जाना नॉर्थ अमेरिका में या यूएस में, इसमें कम से कम 15 से 20 लाख का खर्च आता है। 15 से 20 लाख का खर्च आता है। और यही 15 से 20 लाख खर्च करके लोग इंडिया में कोई बिजनेस करके या फिर अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते क्या भाई? तो ये लोग, इन लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, इसके लिए लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। हेल्थ एपिडेमिक में जैसा कि मैंने बताया, HIV हो गया,
बर्ड फ्लू हो गया, कोई जैसा अभी एपिडेमिक आया, कोई कोविड का आ गया, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये एक न्यू थ्रेट है हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। ह्यूमन राइट्स क्या होता है, जैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट को वॉयलेट किया जाता है, किसी को कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लोगों को बोलने तक का अधिकार नहीं है। इसमें जैसे पहला होता है, इसमें इनको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, दूसरा हो गया इकोनॉमिकल एंड सोशल राइट्स हो गया, और तीसरा जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं या फिर जो इंडिजिनियस माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के राइट्स हो गए, इनको हम 3 पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन राइट। पहला, इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट के कंसिडर उसमें इनकरेक्ट है। पहला, द थर्ड टाइप ऑफ राइट इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल, या फिर उनके लिए, या इंडिजिनियस माइनॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द सेकेंड टाइप ऑफ राइट्स इज रिलेटेड टू इको सोशल राइट्स, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट राइट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिल्कुल सही बात है। वी कैन क्लासीफाई ह्यूमन राइट्स इंटू 4, ये नहीं, ह्यूमन राइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है, दूसरा जो सोशल इकोनॉमिकल राइट होती है, और तीसरा जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, जो इंडिजिनस माइनॉरिटी है, उनके राइट से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले हम एक कंपोनेंट देख लेते हैं इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, कि इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होती हैं। इसमें पहला आता है, इसमें आप पहला लिखोगे स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी। हमने टाइम टू टाइम अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाया। क्यों? क्योंकि इंडिया 5 बार वॉर में जा चुका है, जैसे 1947, 48 में, 62 में, 65 में, 71 में, 99 में, यानी 1999, 1972, 1971, इतने बार वॉर में जाने के बाद इंडिया को ये सबक मिल गया कि हमें मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पहला क्या बात है, किसने अपनी सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया है। सॉरी, इसमें हम दूसरा बात अगर हम देखें, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया स्ट्रेंथन। इंडिया ट्राई टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स। ठीक है, इंडिया जो है ना इंटरनेशनल नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है ना यूएन को हर तरह से अच्छा मानता है। फॉर एग्जांपल, यूएन ने अगर कोई लॉ बनाया है तो इंडिया सब चीज़ों को एक पर्टिकुलर तरीके से फॉलो करता है, सब चीज़ों को फॉलो करता है। ठीक है, और एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर की भी, फॉर एग्जांपल एक नई इकोनॉमिक ऑर्डर भी बनाना चाहता है। तीसरा इसमें आप लिख सकते हो सिक्योरिटी चैलेंज विद इन द कंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस है, ना कि हमें बाहर से भी लड़ना है, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी हमें लड़ना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं, पंजाब में, कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इंडियन सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंज वो करते हैं। ठीक है, अब इंडिया ने इन सब चीज़ों से ओवरकम कैसे किया, बाई अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, अगर हमारे देश में गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप आओ, वोट इलेक्शन लड़ो और हमारे वहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अगर जीतते हो तो। ठीक है, अगर इस पर हम 4 की बात करें तो 4 आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया ने अपने इकोनॉमी को ना कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश होंगे ना तो बाहर जाने की कोई सोचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है इंडिया की, ये 4 चीज़ें स्ट्रेटेजी हैं। जैसे
अपने मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना ताकि आप और देशों की नज़र में अच्छे बने रहो, जिसकी वजह से वो लोग आपके साथ अलायंस बनाने में कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तीसरा, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करके हटा दिया, और फिर हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप हम कर रहे हैं जिसके थ्रू लोग यहाँ के खुश रहेंगे और हमारे देश के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। अगर हम 14 देखें क्वेश्चन, इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा, हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें। अ प्रोसेस इन विच द कंट्री शेयर द आइडिया ऑफ एंड इन्फॉर्मेशन विद देयर राइवल्स इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना आइडिया और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसके हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वॉज रिजेक्टेड बाई इंडिया एज अ डिस्क्रिमिनेटरी एज इट प्रिवेंटेड ओनली नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन। जो हमारा इंडिया है उसने 1999 में न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था, और जो हमने देखा अभी NPT, ठीक है, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी जो थी, इसने 1968 में साइन किया गया था, और इसमें बोला गया था कि आप जिनके पास वेपन है न्यूक्लियर वेपन वो रख लेंगे, वो अपने पास रखेंगे, और जितने कंट्रीज हैं जिनके पास नहीं है अब वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया ने NPT का विरोध किया था, ठीक है, इंडिया ने NPT को रिजेक्ट किया था इस बेसिस पे कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है। बैलेंस ऑफ पावर रिक्वायर कंट्री टू गिव अ सर्टेन काइंड ऑफ वेपन, इनको हम डिसआर्मामेंट बोलते हैं। रेगुलेट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन, ये भी नहीं है। कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक, मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस विथ अदर कंट्री, ये सही है, ठीक है। आपको अपने जो नेबर हैं या फिर जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके साथ बैलेंस ऑफ पावर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो फेवर में रहें आपके। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पावर एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर को इसमें एक्सप्लेन करना था आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें बैलेंस ऑफ पावर को एक्सप्लेन करना है। मैं इसमें आपको लिख के नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इस देखना है तो ये जैसे ही ये बुक पूरा होगा, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, ये दोनों चैप्टर को हम कंप्लीट करा के और इसका जो फुल PDF है ना, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन विथ आंसर अपलोड कर देंगे, ताकि आप अपने जब एग्ज़ाम में जाओ तो इसको एक बार रिवाइज कर लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ में जब यहाँ पे आंसर इसके लिखे रहेंगे तो आपको आंसर लिखने में भी आसानी होगी, ठीक है। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ हैज़ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प इंडिया टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना, उसको फॉलो करना इंडिया को कैसे हेल्प करता है अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को फॉलो करने में। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया जो है, US क्या करता है, US UN को चलाता है, ठीक है। UN कहने के लिए तो पूरा वर्ल्ड का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन US इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, US इसको कंट्रोल करता है। अब इंडिया क्या करता है, ठीक है, इंडिया UN की पूरी बात मानता है, UN के जितने भी रूल हैं उसको फॉलो करता है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया जो है US की नज़रों में अच्छा बना रहता है इसकी वजह से। अब क्या होता है, अब अगर इंडिया के ऊपर चाइना अटैक करेगा, ठीक है, अगर इंडिया के ऊपर कभी चाइना अटैक करता है तो चूंकि इंडिया एक अच्छा बच्चा है US की नज़रों में, तो US क्या करेगा, इसको बचाने के लिए आएगा। तो इस तरह इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को इंडिया UN की बात मान के अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बचा लेता है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आई। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ग्लोबल पॉलिटिक्स बोलते हैं, जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स बोलते हैं हम, ठीक है। चलो, इसको आप अच्छे से 2 नंबर में एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। और हाँ, अगर इसका आपने आंसर लिखे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर दो, हम वहाँ पे आंसर देख के आपको बता देंगे कि आपने सही लिखे हैं या गलत, ठीक है, और आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सॉरी 19, हाँ चलो 19 देखते हैं हम। टेररिज्म इज द थ्रेट टू सिक्योरिटी। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि टेररिज्म थ्रेट कैसे होता है। इसमें आपको सिर्फ टेररिज्म को ही एक्सप्लेन करना था, ये सिर्फ
एक क्वेश्चन को घुमाने के लिए बोला जाता है। इसमें आपको सिर्फ टेररिज्म को एक्सप्लेन करना था कि टेररिज्म एक पॉलिटिकल वायलेंस है दैट टारगेट सिविलियंस, ठीक है। द यूज़ अनहैप्पीनेस ऑफ पब्लिक एज अ वेपन अगेंस्ट नेशनल गवर्नमेंट, ऐसे ही आपको इसमें बना के लिखना था। तो इसको भी आप 2 नंबर में आराम से इजीली लिख सकते हो। अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल क्या होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ह्यूमन सिक्योरिटी मैंने बताया कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन वहाँ के सेफ है कि नहीं ये मैटर करता है, ना कि स्टेट सेफ है क्या कि नहीं। अगर स्टेट सेफ है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ के लोग भी सेफ हों, वहाँ के जो लोग हैं वो किसी और रीजन की वजह से भी खतरे में अपने आप को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में वहाँ के लोग सेफ हैं या नहीं उसको आपको बताना था, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ये मैं आपको हेल्प देता हूँ भाई, ये आपको एनसीईआरटी में ढूंढना पड़ेगा ये लाइन कि जो नैरो और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी का ये कहाँ पे दिया हुआ है, आप जाओ ढूंढो, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊँगा आपको, आपकी बुक में बहुत आराम से मिल जाएगा अगर आप ढूंढना चाहोगे तो, ठीक है। इसी में बी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। जब एशिया एंड अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो उनके सामने कौन कौन से सिक्योरिटी चैलेंजेस थे। पहला सिक्योरिटी चैलेंज ये था कि वो किस सुपर पावर के साथ जुड़े, उसमें उस टाइम पे 2 सुपर पावर हुआ करते थे, यूएस और यूएसएसआर, किस सुपर पावर के साथ जुड़े। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इंडिया को इमेजिन कर सकते हो, इंडिया के पास कौन कौन से चैलेंजेस थे, पूरे इंडिया में क्या कौन कौन से चैलेंजेस थे। इंडिया को सेव करना था, ठीक है, अपनी बाउंड्री को सेव करना था पहली बात। दूसरा, इसकी जो डाइवर्सिटी थी उसके साथ इसको पूरा मैनेज करना था, ठीक है, उसको सेव देना था अपने कंट्री को। तीसरा, जो इंटरनेशनल जो नेशनल जो बाउंड्री के अंदर हमारे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होते हैं उनको टैकल करना था, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को भी इजीली टैकल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें तो 20 नंबर 1 में पूछ रहा है, एक्सप्लेन एनी 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। अभी आपने देखा, अभी यही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था, अभी यहाँ पे 6 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। एक्सप्लेन द 3 कंपोनेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इसमें आप आराम से लिख सकते थे। स्ट्रेंथन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, इसको एक्सप्लेन कर देते आप। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स, इसको एक्सप्लेन कर देते आप। इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री, इसको एक्सप्लेन कर देते आप। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको एक्सप्लेन कर देते आप। आसानी से यहाँ पे 6 नंबर, यानी 3 ही एक्सप्लेन करने थे, आप 4 कर देते और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है, एक्सप्लेन 3 रीजन फॉर स्पेंडिंग मोर ऑन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। 3 रीजन आपको बताने हैं क्यों इंडिया जो है या फिर कोई भी कंट्री ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्च करती है ना कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, मिलिट्री पे ज़्यादा खर्च करती है कोई भी कंट्री, ना कि जो हमारे घर के अंदर हो रहा है, यानी जो हमारे देश के अंदर हो रहा है उस पर, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं कोई भी कंट्री, बाई इंडिया लिखा है, बाई इंडिया ऐसा क्यों करती है, आपको ये ऑप्शन बताना है, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग से, इसका एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के आंसर अलग अलग होंगे। तो ह्यूमैनिटीज़ में आप अलग अलग आंसर भी लिख सकते हो, अगर वो सही होगा तो टीचर आपको ईजिली नंबर दे देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं इसी में, एक्सप्लेन एनी 3 न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, ठीक है, विथ एग्जांपल। जो न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है जिसमें आता है आपका टेररिज्म हो गया, ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया, माइग्रेशन हो गया, हेल्थ एपिडेमिक हो गया, इन सब को आपको एक्सप्लेन करना था 5 को और वहाँ पे एग्जांपल देना था, ठीक है। यहाँ पे 3 ही दिए हुए हैं, आपको 5 एक्सप्लेन कर देते क्योंकि 6 नंबर का है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ईजिली आपको यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।